नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कभी भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होती है कि इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो दो स्रोत हैं हमारे पास, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं, स्मारकों का अध्ययन करते हैं और चित्रकला का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अजंता, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका चित्रकला। इनसे हमें जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। जबकि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमारे पास कोई भारतीय स्रोत है, जिसे देसी साहित्य कहते हैं, दूसरा कुछ विदेशी साहित्य, विदेशी में जैसे यूनानी लेखकों द्वारा लिखे गए जितनी भी जानकारियां हैं भारत के विषय में, वो चीनी यात्री जो भारत का यात्रा किए, यहाँ पे अध्ययन किए, चाहे वो फाहियान हो, इत्सिंग हो या फिर कोई अन्य यात्री ही क्यों ना हो, अरबी लेखक, इनसे हमें जो है भारत की जानकारी मिलती है। देसी साहित्य में हमारे पास जो है दो पार्ट हैं। पहला धार्मिक साहित्य है, जैसे कि वैदिक साहित्य हो गया, आपका बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया। बौद्ध में आपके पास आ जाता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये सारी जानकारियाँ हमारे पास जो है धार्मिक साहित्य के रूप में है। कुछ गैर धार्मिक साहित्य भी हैं, जैसे कि भास के द्वारा लिखा गया स्वपनवास दत्ता, प्रतिज्ञा औगंधरायन, चारुदत्त, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, शूद्रकम, मृच्छकटिकम, भरावी का कृतार्जुनीय, पाणिनि का अष्टाध्यायी, बाणभट्ट का हरचरित कादम्बरी, वागपति का गौड़वा, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंड खाद्य, पतंजलि का महाभाष्य योग चित्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ऐसे कई सारे हमारे पास स्रोत है जहाँ से हम भारत के विषय में जानते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में। तो जब भी हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसे एक शब्द देते हैं मुद्रा शास्त्र। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनती है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज मुद्रा शास्त्र, यानी कि नोमिस्मेटिक्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुरालेख कहते हैं। पुरातत्व क्या होती है, तो प्राचीन समय के जितने भी चीजें होती हैं यदि हम उसके अध्ययन करते हैं तो हम उसे पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख के बारे में, जिसे एपिग्राफ कहा गया है। तो पुरातत्व स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण, प्रमाणिक और विश्वसनीय हिस्सा माना जाता है शिलालेख को, और ये तुलनात्मक रूप से कम पक्षपाती देखने को हमें मिलता है। सबसे पुराना अगर शिलालेख है दोस्तों तो सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया शिलालेख है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, देख पा रहे होंगे ये है अशोक के शिलालेख। आगे चल के हम बात करेंगे शिलालेखों के विषय में डिटेल्स में। ठीक है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हमारे पास है, जैसे कि अगर देखा जाए नागनिका का शिलालेख, ये आपका महाराष्ट्र के नाने घाट में मिला है। यहाँ पे जो जानकारियाँ मिले हैं हमारे पास इतिहास के विषय में, वो है सतवाहन वंश की जानकारी मिली है। सतवाहन वंश के राजा थे सतकर्णी, उसके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा नासिक शिलालेख। नासिक शिलालेख जो है महाराष्ट्र के नासिक गुफाओं में पाया गया है। ठीक है, मतलब कि नासिक वाला एरिया में पाया गया है ये आपका। यहाँ पे जो हमें जानकारी मिलती है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की जानकारी मिलती है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी हमें कहते हैं इसे। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पाया गया है। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया जो जानकारियाँ हैं उसकी जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। अगला है एहोल शिलालेख, ये कर्नाटक में मिला है हमें। बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के बारे में रवि कृति के द्वारा लिखा गया था ये एहोल शिलालेख। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न ये बनती है कि एहोल शिलालेख में किस शासक की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को जरूर एंड तक देखो दोस्तों। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आती है, ये सीरीज आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इससे एक्स्ट्रा आपको इतिहास में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो दोस्तों। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी, नेट, सारे एग्जामों के लिए आपका कॉम्पिटेबल होगा। ठीक है, अगला है हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुम्फा शिलालेख जो है उड़ीसा के उदयगिरी वाला एरिया में मिला है। यहाँ पे राजा खारवेल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं ताम्रपत्र के विषय में। तो भूमि अनुदान के लिए उत्कीर्ण और अनुदान ग्राही को जारी किया गया था ये ताम्रपत्र अभिलेख जो हमारे पास है। वो जो है सामाजिक आर्थिक जानकारियां देती है कि तत्कालीन समय में किस प्रकार की जानकारियां हमारे पास हुए, लोग किस प्रकार से रहन सहन, किस प्रकार की उनकी सोच थी, इस विषय में जानकारी हमें ताम्रपत्र अभिलेखों से मिलती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, एक सहगौरा है और एक है महास्थान अभिलेख। ठीक है, वो ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें बताया गया कि गंभीर सूखा, यदि सूखा पड़ जाए प्रदेश में, तो भोजन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा उनका उपयोग करके क्या किया जाएगा, ऐसा उपाय किया जाएगा ताकि जन कल्याण हो सके।
यानी कि सहगौरा और आपका महास्थान अभिलेख जो है यानी कि ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें जो है वो आपदा प्रबंधन की जानकारी दिया गया है। ठीक है। सिक्कों के विषय में अगर बात करें तो ये व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों और आर्थिक तकनीकी विकास के बारे में हमें सूचना प्रदान करती है। और उल्लेखित यहाँ पे जो तिथियां हैं वो हमें राजाओं के कालक्रम के बारे में जानकारी में मदद करती है कि कौन से राजा कब आए थे, उनका शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है। भारत के पहले सिक्के जो हैं वो पंचमार्क के सिक्के हैं, जिसे आहत या फिर पंचिंग सिक्के कहा गया है, जो कि पंचिंग विधि के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है। संभवतः व्यापारिक संघों द्वारा चलाए गए, किसी शासक के द्वारा नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक समय में जो सिक्के जारी किए गए थे वो संभवतः व्यापारिक संघ के द्वारा चलाया गया था, कोई शासक के द्वारा चलाया नहीं गया था। ठीक है। हमारे पास ये कुछ प्रमुख जो है ओल्ड कॉइन्स है यानी कि पुराने सिक्के हैं जो पाए गए हैं दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है। सिक्कों की शुद्धता का अनुपात शासक की आर्थिक स्थिति और उसकी समय की व्याख्या करता है। अब सिक्के जितने भी शुद्ध होंगे या फिर सोने का सिक्का है या उसमें कितने कैरेट सोने पाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थितियां कैसी थी उस समय के शासक व्यवस्था की। पहला जो सोने का सिक्का मिला है वो इंडो यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। कुषाणों के द्वारा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया है। तो पहला सोने का सिक्का जारी किया गया इंडो यूनानी शासक के द्वारा, और शुद्ध सोने का सिक्का पहला जो जारी किया गया है वो है कुषाणों के द्वारा। सबसे ज्यादा लेकिन अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त साम्राज्य में गुप्तों के द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्के जारी किया गया था, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का ये नहीं था, अशुद्ध सोने का सिक्का था ये। ठीक है। ये देख पा रहे होगे प्रथम सोने के सिक्का जो भारत में पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं स्मारक के बारे में। तो इनका अध्ययन हमें तकनीकी कौशल, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिति और उस समय का स्थापत्य शैली की व्याख्या करने में मदद करता है। शासकों या फिर राजवंशों की समृद्धि का चित्रण करता है ये। और 3 प्रमुख शैलियां देखी गई है स्मारक शैली में। स्मारकों में कौन कौन सा, पहला उत्तर भारत में अगर देखें तो नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दक्कन वाला जो एरिया है आपका वहाँ पे वेसर शैली। तो ये जो आपको मूर्ति मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे जो मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली के मंदिर है। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिमाओं के विषय में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्ति कला है, जैसे कि पत्थर हो गया, स्टैटिक, मिट्टी, टेराकोटा, चूना, कांस्य, हाथी दांत, लकड़ी आदि से बनी कई सारे प्रतिमाएं हमें देखने को मिली है। जैसे कि देख पा रहे, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस्य की मूर्तियां। ठीक है। उपयोग में आती हैं ये क्या, तो मूर्तियां, खिलौने, मनोरंजन, ये सारी जानकारियां हमें जो है इतिहास के बारे में बताता है कि उस समय की इन लोगों की स्थितियां किस प्रकार की थी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की हमारे पास कांस्य की मूर्तियां जो कि मोहनजोदड़ो से देखा गया है। दायमाबाद में हमें खिलौने मिले हैं। मौर्यकालीन मूर्तियां भी मिली है, जैसे कि दीदा रंगज की अच्छी लोगों की समसामयिक संपन्नता और सौंदर्य बोध को ये जानकारी हमें देती है। दूसरी बात यह कि कनिष्क की मूर्ति मिली है हमें। राजा की विदेशी उत्पत्ति और विदेशी शैल की पोशाक जैसे जूते, ओवरकोट आदि का जानकारी यहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं चित्रकला के विषय में, जहाँ से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो चित्रों की प्रारंभिक उदाहरण हमें भीमबेटका से देखने को मिलता है। ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है। मध्य पाषाण काल के गुफा निवासियों के द्वारा आसपास की प्रकृति के रंगों और औजारों का उपयोग करके ये बनाए गए थे। तो हम सब जानते हैं कि मध्य पाषाण यानी कि मेजोलिथिक एज में प्रारंभिक समय में अगर कहा जाए तो भीमबेटका चित्रकारी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जब यहाँ पे लोग गुफाओं में आकर के रहने लगे थे और गुफाओं में रहने के साथ साथ अपने आसपास जो भी वो गतिविधियां करते थे वो उसे पत्थरों में उकेरा करते थे। जैसे इस प्रकार से देख पा रहे हो, ये आपका भीमबेटका कहीं आपका चित्रकारी यहाँ पे दिख रही है आपको। अजंता चित्रकला धार्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक शांति, आभूषण, वेशभूषा, विदेशी आगंतुकों आदि के बारे में जानकारी देती हैं। कुछ हमारे पास चोल चित्रकला है, जैसे कि चोल राजव्यवस्था के दिव्य राजत्व की अवधारणा को प्रदर्शित करती है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं पुरातात्विक अवशेषों के विषय में। पुरातात्विक अवशेषों के विषय में बात करें तो पहला प्रश्न आता है हमारे पास मृद भांड को लेकर के। आदि इतिहास से प्रारंभिक मध्यकाल तक हमें मुख्यतः ये उपकरण देखने को मिलती है। विभिन्न वस्तुओं से बने होती हैं, जैसे कि कटोरे, प्लेट, बर्तन आदि बने होती हैं। बेसिकली इसे टेराकोटा कहा जाता है, टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है। संस्कृति, आकार, वस्त्र, सतह, उपचार यानी कि वस्त्र, रंग, डिजाइन, पेंटिंग, मितभांड बनाने के तकनीकी आदि के अनुसार हमें जो है जानकारियां मिलती है कि किस प्रकार के लोग को वहाँ पे दिमाग, उनकी तकनीकी किस प्रकार से थी विकसित करने की। ठीक है। विशिष्ट संस्कृतियों की जानकारी मिलती है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के जो है मेजबान बनाए जाते थे। ठीक है।
अगला बात करते हैं हम लोग मनिका के बारे में। मनिका के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न सामग्रियों जैसे कि पत्थर, अर्धकीमती पत्थर जैसे कि एगेट, कैल्सडिनी, क्रिस्टल, फिरोजा, लैपिक्स, ये सारी जानकारियां हमें जो है मनिकाओं के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। विभिन्न आकार की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, जैसे कि कुछ गोल आकार के मिले हमारे पास, कुछ चौकार आकार के मिले हैं, कुछ बेलनाकार के मिले हैं, कुछ बैरल के आकार के मिली हैं। तो ये आपकी मनिकाएं होती हैं। मनिका यानी कि आपका जो है उपकरण, ठीक है, जो उपकरण यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे कुछ काटने छाटने के उपकरण है, या आपके भाला वगैरह भी उपकरण है यहाँ पे। एक विशिष्ट अवधि के तकनीकी विकास व सौंदर्य बोध को जानने के लिए एक मुख्यतः इस कहे तो प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीवों के अवशेष। जीवों के अवशेषों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उत्खनन से बड़े मात्रा में हमें हड्डियां, जीवों के अवशेष पता चलते हैं और वे उस विशेष स्थल के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकाश डालती हैं। जीवों के अवशेषों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस समय की पर्यावरण किस प्रकार की थी, इकोसिस्टम किस प्रकार की थी और उसमें के क्लाइमेट किस प्रकार के थी। ये सारी जानकारियां हमारे जो है जीवों के अवशेषों से मिलती है। संबंधित लोगों की आहार प्रणाली कैसी थी, वो किस प्रकार के भोजन ग्रहण किया करते थे, इसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। पुष्प अवशेष के बारे में बात करें तो संबंधित लोगों की ऐतिहासिक, पारिस्थितिकी और आहार संबंधी आदतों के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। जैसे कि प्राचीन समय के हमारे पास फॉसिल्स है, जैसे कि ये देख पा रहे होगे, इसका अध्ययन जब किया गया तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के विषय में हमें मिलती है जानकारी। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हमारे पास आता है वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ में हमारे पास आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और हमें ऋग्वैदिक समाज के बारे में ये जानकारी देती है। हम सब जानते हैं कि वैदिक समाज को जनरली हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पहला प्रारंभिक वैदिक समाज, दूसरा उत्तर वैदिक समाज। तो प्रारंभिक वैदिक समाज की जानकारी जो हमारे पास है वो ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। सामवेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है, शारे गामा फादा निशा, मतलब कि संगीत के जितने भी लय हैं उसकी जानकारी हमारे पास सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी देती है। अथर्ववेद जो हमारे पास है वो हमारे पास जो है विज्ञान संबंधी, कलाओं के संबंधी, साथ ही साथ आपका जादू टोना के संबंधी जानकारी देती है। और ये आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है वो उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करवाती है। 900 साल यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का इतिहास हमें वैदिक संहिता या फिर वैदिक ग्रंथों में मिलती है। यहाँ पे हमें आर्यों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, उनकी राजनीतिक संरचना, उनकी समाज, आर्थिक गतिविधियाँ, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक उपलब्धि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सूत्र के विषय में बात करें तो सूत्र में पिरोए गए सुंदर मोतियों की तरह शब्द या फिर स्रोतों का संकलन मिलता है, जैसे कि वैदिक काल की प्रमुख जानकारी हमारे पास शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 भागों से मिलती है। उपवेद भी हमारे पास है जहाँ से जानकारी मिलती है, जैसे कि आयुर्वेद। आयुर्वेद से हमें चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ऋग्वेद व उपवेद इसके प्रमुख जो हैं उपवेद हैं आयुर्वेद का, ठीक है। गंधर्ववेद, यहाँ पे संगीत से संबंधित सामवेद का उपवेद है ये, ठीक है। तो गंधर्ववेद क्या है, ये सामवेद का उपवेद है जहाँ पे संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है। आयुर्वेद क्या है, तो ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जहाँ पे चिकित्सा की जानकारी मिलती है। धनुर्वेद जो आपका वो यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद में हमें युद्ध कौशल, हथियार व गोला बारूद से जुड़ी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद का एक उपवेद है हमारे पास शिल्पवेद। शिल्पवेद से हमें मूर्ति कला और वास्तुकला से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला कुछ स्मृतियाँ हैं, जैसे कि मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, लगभग 200 बीसी से लेकर के 200 एडी के आसपास का, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, यहाँ से भी हमें भारत की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति, पाराशर समिति, यहाँ से हमें जो है गुप्तों की सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ बौद्धिक साहित्य भी जैसे कि सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पनाहो, दिव्यावादान। तो पिटक सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद इसे संकलित किया गया था, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, उसमें से प्रथम बौद्ध संगीति में सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था और तृतीय बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक का संकलन किया गया था अशोक के समय में, ठीक है। सुत पिटक में जो है धार्मिक विचारधारा और बुद्ध की शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संबंधी जानकारी है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के विषय में जानकारी है। जातक कथाओं के विषय में बात करें तो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित उपाख्यान यहाँ पे है। संकलन जो इसका है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान रूप में अगर देखा जाए तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संकलन किया गया था, ऐसा मानते हैं हम। मिलिंद पनाहो, यहाँ से भी हमें जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। मिलिंद पनाहो के विषय में बात करें तो बौद्ध ग्रंथ
ग्रीक शासक मिनांडर यानी कि मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन के बीच जो भी वार्तालाप हुए थे उसकी जानकारियां हमें मिलिंद पन्नाहों में है। ठीक है। दिव्यावदान जिसे 34 शताब्दी से पूर्व में पूर्ण किया गया था लिख करके, और इसमें विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य मंजू श्री मूलकल्प ये बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी देता है। अगला है अंगुत्तर निकाय, ये 16 महाजनपदों के नाम बताते हैं कि कौन कौन से 16 महाजनपद जो हैं वो वैदिक सभ्यता के बाद जो विकसित हुए थे वो कौन कौन से हैं, इसके विषय में हमें जो है जानकारी मिलती है। कुछ सिहली ग्रंथ भी हमारे पास है जैसे कि दीपवंश और महावंश। सिहली यानी कि श्रीलंका वाला एरिया से हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ के बारे में प्रमुखता जानकारी मिलती है। दूसरा दीपवंश ये 34 शताब्दी के बारे में जानकारी देती है। महावंश जो 5वीं शताब्दी के विषय में और उस समय के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में प्रमुखता जानकारी देती है। और भारत और विदेशी राज्यों के सांस्कृतिक संबंधों के बारे में जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सारे एरिया के विषय में जानकारी हमें जो है यहाँ पे मिलती है दोस्तों। कुछ जैन ग्रंथों के विषय में बात करें तो जैनियों की जो मुख्य जो ग्रंथ है उसे आगम कहा गया है और इसकी कुल जनसंख्या यानी कि इसकी कुल जो संख्या है आगम की वो 12 है। आचरांग सूत्र जो कि आगम ग्रंथ का ही हिस्सा है, यहाँ पे महावीर की शिक्षाओं पर आधारित सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं हमें। व्याख्या प्रज्ञापति जिसे भगवती सूत्र कहा गया है, ये महावीर के जीवन के बारे में जानकारी देता है। न्यायधर्म कहा, ये भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों के विषय में भी जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र जो कि जैन आचार्य भद्रबाहु द्वारा लिखित है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये 12वीं शताब्दी के विषय में जानकारी हमें देती है। ठीक है। कुछ पुराणों के विषय में अगर बात करें तो हमारे पास स्मृति के बाद जो संकलित की गई थी पुराण उसके विषय में बात करें अगर तो इसकी संख्या 18 है हमारे पास। ठीक है। प्राचीन पुराणों में हमारे पास आते हैं मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। बाकी जो है बाद में लिखे गए थे। मत्स्य, वायु, विष्णु पुराणों में प्राचीन भारतीय राजवंशों की जानकारी है और महाभारत के युद्ध के बाद शासन करने वाले राजवंशों का एकमात्र उपलब्ध स्रोत है हमारे पास पुराण। ठीक है। आगे बात करें तो हमारे पास इसमें विभिन्न राजवंशों व उनके पदानुक्रम की कौन सा किस समय शासन किया था उसके विषय में पुराण में जानकारी है। महाकाव्य के विषय में बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों का एक प्रमुख हिस्सा है ये। सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य हमारे पास दो हैं, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, यहाँ पे मौर्य काल के बाद की जानकारी मिलती है हमें। और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था, ये गुप्त काल में पूरा तरह से लिखा गया था। शुरू में इसका नाम दिया गया था जय संहिता। ठीक है, जिसे भारत भी कहा जाता है ना। तो ये जानकारियां हमारे पास जो है वो इतिहास के विषय में है। कुछ गैर धार्मिक स्रोत हैं जैसे कि समाज के लगभग सभी पहलुओं पर ये प्रकाश डालते हैं, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, भारत का सबसे पुराना व्याकरण या फिर साहित्य कह सकते हो इसको, जो कि मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अस्तित्व की जानकारी देता है। पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्निमित्र ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है हमें। ठीक है। वात्सायन का कामसूत्र ये सामाजिक जीवन, शारीरिक संबंध, पारिवारिक जीवन आदि की जानकारी प्रदान करता है। शूद्रक का मृच्छकटिकम और दंडिन का 10 कुमार चरित्र ये उस काल के सामाजिक जीवन की जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था, ये मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त भी कहा गया कौटिल्य को और चाणक्य भी कहा गया है। ये 15 भागों में विभाजित है। ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था और मौर्य युग के समय की सारे जानकारियों को एकत्रित किया हुआ है दोस्तों। ठीक है। संगम साहित्य भी हमारे पास कुछ है, जैसे प्राचीनतम दक्षिण भारतीय साहित्य माना जाता है इसे, और इकट्ठे हुए कवियों के द्वारा इसे लिखा गया था, है ना। इसमें अगर बात करें तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई शामिल है आपका, बहुत ही प्रमुख है आपका। तो चलिए इसके विषय में अगर देखें तो अगस्त्य ऋषि के द्वारा लिखा गया था अगस्त्यम। ठीक है। इसमें में अक्षरों के व्याकरण पर कार्य किया गया था, उसकी जानकारी मिलता है। तोल्कापियर इसके द्वारा लिखा गया था तोल्कापियम जो कि तमिल व्याकरण है। इसमें व्याकरण और कवियों पर या फिर कविताओं का एक ग्रंथ है ये। ठीक है। एट्टू काऊ, पटुट पाटू, ये सारा चीज़ें हमारे पास जो है वो आपका संगम साहित्य की जानकारी देती है। साथ ही साथ तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था कुरल जिसे मुप्पल कहा गया है। यह आपका संगम काल की राजनीतिक, नैतिकता, सामाजिक मानदंडों की जानकारी देती है। इलंगो आदिकाल का शिल्पाधिकारम, यहाँ पे हमें जो है कोवलन और माधवी की एक प्रेम कहानी जानकारी मिलती है यहाँ से।
एग्जाम में यहाँ से ये प्रश्न बनती है कि शिल्पाधिकारम की रचयिता कौन है, तो आपका शिल्पाधिकारम के इलंगो आदिगर है। तो इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना, और मैं आने वाले कई वीडियो में बताऊंगा भी किस किस पुस्तकों की रचना किन्होंने किया, कौन कौन से साहित्य किस राइटर से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है ना। ये आपका आज का जो क्लास है केवल वो आपका बेसिकली स्रोत को लेकर के कि इतिहास को हम जानने का क्या क्या स्रोत अपना सकते हैं, ये छोटी आपकी बेसिक सी क्लास है, आपका प्रारंभिक क्लास है, ठीक है ना। चितले सत्यनारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है मणिमेकलाई, जहाँ में मणिमेकलाई की साहसिक कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तिरुतक देवर का है शिवाक चिंतामणि, ठीक है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है। और प्रभुदेव नार का भारतम, ये अंतिम महाकाव्य माना जाता है। अगस्त्य के द्वारा 12 शिष्य, यानी कि अगस्त्य के 12 प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा लिखा गया था एक व्याकरण पुस्तक पन्नी रूपदलम, जहाँ पे हमें पूरम साहित्य पर एक महाकाव्य या फिर कहते हो व्याकरणीय ग्रंथ है ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास है। फिर हमारे पास आता है कुछ विदेशी जानकारियाँ, जैसे कि ग्रीक, रोमन, चीनी व अरबी यात्रियों के लेखन। जैसे कि आपका ग्रीक व रोमन लेखक को हम बात करें तो हेरोडोटस, हेरोडोटस के विषय में अगर देखें तो विश्व के प्रथम इतिहासकार माना जाता है इसे। फारसियों की तरफ से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों का इसमें उल्लेख है कि कौन कौन से भारतीय सैनिक गए थे फारसियों की ओर से लड़ाई करने के लिए। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का इंडिका है, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। इनमें जो पाटलिपुत्र के नक्शे का विवरण दिया गया है कि मौर्य काल में किस प्रकार की सामाजिक संरचना थी, जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी, जातीय संबंध किस प्रकार के था, ठीक है। इसकी जानकारी हमारे जो है मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। एरिथ्रेन सागर का पेरिप्लस, यहाँ पे हमें जो है मिस्र के तट पर एक मछुआरे ने जो लिखा था कहानियाँ, उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान भारत रोमन व्यापार का जानकारी मिलती है। भारत के तटरेखा पर बंदरगाहों, भारत में व्यापार केंद्रों, व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों के जोड़ने केंद्रों के बीच की दूरी, व्यापार की वस्तुओं, व्यापार की वार्षिक मात्रा, इन सारी जानकारियों को देती है। चीनी साहित्य में अगर बात करें तो फाहयान, जिसे फाजियान भी कहा जाता है, ये गुप्त काल के दौरान भारत आए थे, ठीक है। और ये आए थे गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है, उस समय ये आए थे भारत। बुद्ध शिक्षा लेने के लिए आए थे, इस प्रकार से बौद्ध भिक्षु भी थे ये। तो भारत को इन्होंने क्या कहा है, तो देवभूमि, यहाँ की जानकारी हमें बताती है ये। फिर आपका है जुयान जांग, जिसे हेनसांग कहा गया है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में, ठीक है। बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक रहा और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षण ग्रहण करके यहाँ की कई सारी जानकारियों को उन्होंने जो है अपने शिक्षित साहित्य में इन्होंने रखा था, ठीक है। बौद्ध धर्म का अध्ययन किया इन्होंने, मौल बौद्ध रचनाएं पढ़ी, मूल पांडुलिपियों और स्मृतियों को एकत्रित करके यहाँ पे अध्ययन किया उन्होंने। हर्ष की सभा में भाग भी लिया था ये, ठीक है। चीन में उन्होंने जाकर के सी यू की पश्चिमी क्षेत्र पर ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स नामक एक पुस्तक लिखा था, जहाँ पे भारत में उनके अनुभव का सारा जानकारियाँ दिया हुआ है। राजाओं, विशेष रूप से कहे तो हर्ष के बारे में जानकारी दिया गया है, उनकी उदारता के बारे में कि राजा कितने उदार थे हर्ष। भारत में लोगों और विभिन्न क्षेत्रों में रीति रिवाजों के बारे में, जीवन शैलियों की जानकारी दी है। कुछ अन्य क्रॉनिकल्स भी हमारे पास है, जैसे कि तारानाथ, ये तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तारानाथ द्वारा जो कंगयूर और तंगयूर लिखी गई है उससे जानकारी मिलती है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का, ठीक है। ये है आपके तारानाथ तिब्बती बौद्ध भिक्षु, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है पहली क्लास को शुरू कर कंप्लीट कर लिया है कि भारत को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, भारत के विषय में आगे जानकारी रखेंगे, जहाँ पे डिटेल्स में शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आज तक यहीं पे दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आप सभी से।